यह सुनकर फीनिक्स बेहद खुश हो गया और बार बार थियो की तारीफ करने लगा, अपने दामाद को शानदार आदमी कहता हुआ। फिर थियो ने चारों तरफ देखा और पूछा कि फीनिक्स आखिर मुर्गा कैसे बन गया और वे आखिर हैं कहाँ। मुर्गे ने जल्दी से बताया कि वह किसी नई दुनिया में आ गया है, जो थियो की दुनिया और उसकी अपनी दुनिया दोनों से अलग है। उसने कहा कि लेवी ही उसे यहाँ लाया है, ठीक पहले की तरह। लेकिन थियो उलझन में दिखा और बोला कि उसे समझ नहीं आ रहा कि फीनिक्स किस पिछली बार की बात कर रहा है। उसी समय फीनिक्स सोचने लगा कि उसका सेंशुअल सम्मनिंग कॉल इस बार कैसे काम कर गया, जबकि पहले यह फेल हो गया था। सारी घटनाओं को जोड़कर उसने निष्कर्ष निकाला कि शायद लेवी द्वारा दूसरी दुनिया में भेजे जाने के बाद उसे यह अजीब क्षमता मिल गई। पास खड़े थियो ने जिज्ञासा से पूछा कि जब वह दूसरी दुनिया की बात कर रहा है तो उसका मतलब क्या है। फीनिक्स ने जल्दी से कहा कि वह सच में अपनी ही बात कर रहा था, लेकिन तुरंत उसे एहसास हुआ कि शायद उसने जरूरत से ज्यादा बता दिया है। थियो की नजरों से बचते हुए उसने अजीब ढंग से कहा कि यह जगह अब भी उसके लिए नई है। फिर हल्का सा खांसकर बोला कि उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है। थियो ने प्यार से मुर्गे के सिर पर हाथ फेरा और पूछा कि क्या उसका ब्रदर इन लॉ बीमार है। उसने यह भी कहा कि वह उसे कुछ ऐसी गोलियां दे सकता है जो उसकी ताकत बढ़ा देंगी, लेकिन मैसेंजर ने तुरंत मना कर दिया और कहा कि वह इतना भी घायल नहीं है। इसके बाद थियो धीरे से मुड़ा और लकड़ी के घर के अंदर फिर से चारों ओर देखने लगा। हवा में स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ही कमजोर थी, इतनी कम कि उसे महसूस करना भी मुश्किल था। उसी पल रसोई का दरवाजा अचानक चर्र की आवाज के साथ खुल गया, जिसने कमरे की खामोशी को चीर दिया। थियो अभी अभी भूतों का जिक्र कर ही रहा था और लगभग सहज ही उसने सिर घुमा लिया। दरवाजे पर वही लड़का खड़ा था, जैसे शब्द निकलते ही वह अचानक वहां प्रकट हो गया हो। लड़के के चेहरे पर गहरी और बेचैन कर देने वाली उदासी छाई हुई थी, लेकिन जो सबसे ज्यादा ध्यान खींच रहा था वो उसकी आंखें थीं, गहरी काली चमकती हुई, और उनके बीच खून जैसे लाल पुतलियां हल्के हल्के चमक रही थीं, जिससे उसका पूरा अस्तित्व डरावना लगने लगा और कमरे का माहौल तुरंत ठंडा सा हो गया। तनाव भरी आवाज में उसने कहा कि एसाई उसका सबसे करीबी और भरोसेमंद दोस्त है। हैरानी की बात ये थी कि उसने अपने ही पिता को चेतावनी दे दी कि वे उसे नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचें भी मत। उसने साफ साफ कह दिया कि जो भी एसाई को मारने की कोशिश करेगा उसे पहले उसका सामना करना पड़ेगा। इतना कहने के बाद उसने अजीब ठंडी आवाज में जोर दिया कि सिर्फ खून से बुराई को सच में दूर नहीं किया जा सकता, जैसे उसे पहले से ही पता हो कि इसके पीछे कुछ और भी ज्यादा अंधेरा चल रहा है और सामान्य तरीके उसके सामने बेकार हैं। तभी अचानक लड़का वहीं जड़ होकर खड़ा रह गया, जैसे अभी अभी उसे पूरी स्थिति समझ आई हो। उसकी नजर धीरे धीरे नीचे गई और उसने देखा कि उसका पिता फर्श पर बिल्कुल हिलता डुलता नहीं पड़ा है। उसके चेहरे पर हल्की उलझन उभरी, मानो वह चुपचाप सोच रहा हो कि आदमी अभी जिंदा है या नहीं। तभी कमरे में अचानक एक आवाज गूंज उठी। उस अनपेक्षित आवाज ने लड़के का ध्यान उसकी सोच से खींच लिया और उसका ध्यान सीधे उसकी तरफ चला गया जहां से आवाज आई थी। फीनिक्स ने शांत स्वर में कहा कि आदमी मरा नहीं है, वह बस बेहोश हो गया है और थोड़ी देर के लिए होश खो बैठा है, इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर बच्चा पूरी तरह हैरानी में उसे घूरने लगा। उसकी आंखें फैल गईं जब उसे एहसास हुआ कि बोलने वाला दरअसल एक मुर्गा है और वह उस अजीब बोलने वाले पक्षी को अविश्वास भरी नजर से देखने लगा। लड़के की उलझन देखकर थियो ने बीच में आकर सहज ढंग से समझाया कि उसके शरीर पर एक आत्मा ने कब्जा कर लिया था।
उसका लहजा इतना शांत था जैसे वह कोई बिल्कुल साधारण बात बता रहा हो। तभी लड़के के शरीर के अंदर से एक धीमी और परछाई जैसी आवाज वापस आई। उसने ठंडी आवाज में पूछा कि वे आखिर हैं कौन और उसके काम में दखल क्यों दे रहे हैं। थीरो का चेहरा थोड़ा सा नाखुश हो गया। उसके हिसाब से ये लगभग अपमानजनक था कि इतनी कमजोर और तुच्छ आत्मा किसी और के शरीर को उधार लेकर इतनी बेधड़क बात कर रही है, खासकर उससे जो उसके नजर में उससे कहीं ऊपर था। उस दुष्ट आत्मा को तुरंत महसूस हो गया कि कुछ बहुत गड़बड़ है। सिर्फ थियो की मौजूदगी ही इतनी भारी आभा लिए हुए थी कि आत्मा समझ गई कि वह बिना कोशिश किए भी उसे नष्ट कर सकता है। अचानक लड़के का शरीर घुटनों के बल गिर पड़ा। उसके मुंह से कांपती हुई भूतिया आवाज निकली जो दया की भीख मांग रही थी, बार बार वादा कर रही थी कि वह दोबारा कभी इतनी लापरवाह हरकत नहीं करेगी। थियो ने बस ठंडी आवाज में आदेश दिया कि आत्मा तुरंत लड़के के शरीर से बाहर निकल जाए। इतने दबाव के सामने आत्मा हिम्मत नहीं कर पाई और तुरंत आदेश मान लिया। लड़के के शरीर से धीरे धीरे काले धुएं की एक पतली लकीर निकलने लगी, जैसे किसी दरार से धुंध बाहर आ रही हो। लेकिन मुर्गे ने उसे बिल्कुल नहीं देखा। उलझन में उसने पूछा कि क्या वो चीज सच में बाहर आ गई है और आखिर वह किस तरह की आत्मा थी। मुर्गे की उलझन देखकर थियो ने शांत स्वर में पुष्टि की कि आत्मा सच में शरीर छोड़ चुकी है। फिर हल्की मुस्कान के साथ उसने कहा कि एक साधारण मुर्गा नंगी आंखों से आत्माओं को देख ही नहीं सकता। संदेशवाहक उनकी बातचीत सुन रहा था, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर उलझन बनी हुई थी। साफ था कि उसे अभी भी पूरी तरह समझ नहीं आया कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं। अचानक थियो की आंखों में हल्की चमक उभरी। उसके हाथ में जाने कहां से एक अजीब और नाजुक सा पात्र प्रकट हो गया। मुर्गे ने शक भरी नजर से उसे देखा और पूछा कि ये क्या है और इसके अंदर क्या है, क्योंकि अंदर जो भी था वह अजीब तरह से स्वादिष्ट लग रहा था। थी तो कुछ समझा पाता उससे पहले ही मुर्गे ने उत्सुकता में अपनी चोंच खोल दी। एक साफ और चमकदार तरल की एक बूंद सीधे उसके मुंह में गिर गई। जैसे ही वह बूंद उसकी जीभ को छुई, उसके मुंह में एक तेज और ठंडी अनुभूति फैल गई। उसका कोई स्वाद नहीं था, जिससे वह तुरंत शिकायत करने लगा कि दामाद के लिए सिर्फ एक छोटी सी बूंद देना तो बहुत कंजूसी है। लेकिन शिकायत जारी रखने से पहले ही उसने कुछ अजीब नोटिस किया। उसके सामने जो धुंधली सी परछाई थी, वह धीरे धीरे साफ और दिखने में आसान होती जा रही थी। थियो ने शांत स्वर में समझाया कि उनके सामने जो चीज है वह नफरत, गुस्से और अंधेरी ऊर्जा से बनी एक आत्मा है। कभी कभी जब कोई इंसान ऐसे भावों के साथ मरता है तो ऐसी आत्माएं पैदा हो जाती हैं और जीवित लोगों के शरीर में घुस सकती हैं। उसने ये भी बताया कि जो पात्र उसने इस्तेमाल किया है उसका स्रोत असाधारण है। अभी जो बूंद मुर्गे ने पी थी वह उसके आध्यात्मिक हृदय का हिस्सा थी, कुछ वैसा ही जैसा शक्तिशाली साधकों का कल्टीवेशन कोर होता है। ये सुनते ही मुर्गे का चेहरा पीला पड़ गया। वह डर के मारे चिल्लाया कि उसे इतनी कीमती और खतरनाक चीज कभी नहीं दी जानी चाहिए थी। हालांकि थियो को शक था कि उसका दामाद शायद ये नहीं समझता कि वह चीज वास्तव में कितनी महत्वपूर्ण है। फिर भी उसने माना कि वह सिर्फ उसके नाम के आधार पर ही अंदाजा लगा सकता है। संदेशवाहक के दिमाग में अचानक पुरानी यादें कौंध गईं। उसकी आवाज में घबराहट भर गई जब उसने कहा कि वह बिल्कुल नहीं चाहता कि किसी और का दिल उसके अंदर महसूस हो, और न ही वह अपने शरीर को किसी ऐसी चीज के साथ बांटना चाहता है। थियो ने धीरे से उसे भरोसा दिलाया कि भले ही वह चीज बेहद कीमती है, लेकिन एक छोटी सी बूंद उससे कोई नुकसान नहीं करेगी।
इससे बस उसका शरीर मजबूत होगा और एक मजबूत आधार बनेगा, बिना किसी बुरे प्रभाव के। ये सुनने के बाद ही मुर्गा आखिरकार थोड़ा शांत हुआ, हालांकि उसके चेहरे पर अभी भी हल्की बेचैनी थी। जल्द ही उसे पता चला कि जब आधार स्थापित हो जाता है तो एक दानव सामान्य लोगों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। उसकी रफ्तार और ताकत बहुत बढ़ जाती है और वह आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा को भी सोख सकता है। इस बीच वह परछाई जो चुपचाप सब देख रही थी, गहरी सोच में डूबी हुई थी। उसकी नजर धीरे धीरे संदेशवाहक की ओर मुड़ी, जैसे कोई भूखा शिकारी भरपूर आध्यात्मिक ऊर्जा से भरे शिकार को देख रहा हो। कुछ पल बाद उसने जल्दी ही फैसला कर लिया। अगर वह इस मुर्गे को निगल ले तो शायद वह सीधे एक प्रतिशोधी आत्मा से कहीं ज्यादा शक्तिशाली दानव के स्तर तक पहुंच जाए। उसी समय मुर्गे को अचानक कुछ अजीब महसूस हुआ। एक ठंडी और बेचैन करने वाली अनुभूति उसके शरीर में फैल गई, जिससे उसे लगा कि आसपास कुछ ठीक नहीं है। जब बात आई कि उस आत्मा के साथ क्या करना चाहिए, तो मुर्गे ने साफ साफ कहा कि उसे बस मार देना चाहिए और हमेशा के लिए परेशानी खत्म कर देनी चाहिए। ये सुनते ही आत्मा का सारा घमंड तुरंत गायब हो गया। वह घबराकर दया की भीख मांगने लगी, बार बार कसम खाने लगी कि वह फिर कभी किसी इंसान या आत्मा को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। लेकिन थियो बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ। उसने ठंडी आवाज में कहा कि जो जीव बुराई से पैदा होते हैं वे स्वभाव से ही दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए उनके वादों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये सुनकर संदेशवाहक ने मन ही मन सोचा कि तकनीकी तौर पर वह भी एक दानव ही है। हालांकि वह जानता था कि उसकी तुलना उन प्राणियों से नहीं की जा सकती जो सीधे स्वर्ग और धरती से जन्म लेते हैं। फिर भी उसने आत्मा का पक्ष लेने का फैसला किया। उसका तर्क था कि चूंकि उस जीव ने वादा कर दिया है कि वह आगे नुकसान नहीं करेगा, तो शायद और दखल देने की जरूरत नहीं है। थोड़ी देर सोचने के बाद थियो आखिर थोड़ा नरम पड़ा। उसने माना कि वह सच में एक आत्मा है, लेकिन चूंकि वह खुद भी इंसान नहीं है, इसलिए इस बार वह इसे अनदेखा कर सकता है। ये फैसला सुनते ही भूत तुरंत बार बार झुककर प्रणाम करने लगा। वह बार बार धन्यवाद कह रहा था, उसकी आवाज में बच जाने की राहत साफ झलक रही थी। फिर हेरल्ड ने आत्मा से कहा कि वह जा सकती है। इसके बाद उसने बताया कि वह लेवी और जैस्पर को ढूंढने जा रहा है, और फिर उसने नायक से कहा कि बाद में उसे उसके अपने संसार में वापस भेज देना। थियो ने ये सुनकर हल्की सी सांस भरी और थोड़ा अफसोस भरे अंदाज में कहा कि लगता है अब उसकी संगत की जरूरत नहीं रही। मुर्गे ने आत्मविश्वास से कहा कि वह सब कुछ खुद संभाल सकता है। आखिर एक ऐसा दानव जो फाउंडेशन स्टेज तक पहुंच चुका हो, उसे आम लोग आसानी से पकड़ नहीं सकते। इतना कहकर उसने अपने पंख फड़फड़ाए और बिना झिझक तुरंत उड़ गया। वह खुशी खुशी अपने मुर्गे वाले पैरों से जमीन पर टहल रहा था। साफ दिख रहा था कि उसका मूड अच्छा है और उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आसपास कहीं वह पहले ही किसी का निशाना बन चुका है। उधर आत्मा ने चुपचाप अपने तेज दांत दिखाए और खुद से फुसफुसाई, सोचते हुए कि क्या उस मुर्गे का शक्तिशाली दोस्त सच में यहाँ से जा चुका है। कमरे में धीरे धीरे भारी और अशुभ अंधेरी ऊर्जा भरने लगी। फीनिक्स ने उसे तुरंत महसूस कर लिया और डर से कांपने लगा। डर के मारे वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। घबराहट में उसने आत्मा को गालियां दी और बेताबी से उससे विनती करने लगा कि वह उसका पीछा न करे। अब कोई और रास्ता नहीं बचा था, इसलिए डरा हुआ चूजा अपनी आखिरी चाल इस्तेमाल करने की तैयारी करने लगा, दया और सहानुभूति पाने की भावुक गुहार। उसी पल थियो का अचानक प्रकट होना मानो सच में आसमान से उतरी हुई मुक्ति जैसा लगा।
फीनिक्स ने तुरंत उसे पुकारा और सीधा उड़कर उसकी तरफ चला गया। उस पल उस आदमी की बाहों में होना उसे पूरी दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह जैसा लगा। लेकिन उसी समय प्रतिशोधी आत्मा ने अपने दांत दिखाए और क्रूर इरादे से झपट पड़ी। वह अपने लक्ष्य तक पहुंचती उससे पहले ही थियो ने शांति से एक हाथ उठाया और उसे रोक दिया। उसकी उंगलियां आत्मा की गर्दन के चारों ओर कस गईं, और तभी उस दुष्ट प्राणी को डर के साथ एहसास हुआ कि उसने कितनी भयानक गलती कर दी है। पकड़ी हुई आत्मा और पास खड़ा संदेशवाहक दोनों ही उस भारी दबाव के नीचे और ज्यादा कांपने लगे। आत्मा ने तुरंत अपना रवैया बदल लिया। उसकी आवाज दयनीय हो गई और वह फिर से दया की भीख मांगने लगी, बेताबी से वादा करते हुए कि वह दोबारा कभी ऐसा करने की कोशिश नहीं करेगी। फीनिक्स तुरंत मुड़ा और गुस्से में विरोध करने लगा। उसने जोर देकर कहा कि इस आत्मा को बिल्कुल नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि जैसे ही थियो पहले यहां से गया था, इसने उसे निगलने की कोशिश की थी। ये आरोप सुनकर आदमी थोड़ा हैरान दिखा। उसने पूछा कि क्या आत्मा ने सच में फीनिक्स पर हमला करने की कोशिश की थी, क्योंकि आम तौर पर ऐसी आत्माएं इंसानों को ही निशाना बनाती हैं। लगभग तुरंत ही उसे समझ आ गया कि क्या हुआ था। उसने बताया कि असली वजह यह है कि संदेशवाहक पहले ही फाउंडेशन स्टेज तक पहुंच चुका है और एक आध्यात्मिक जीव बन चुका है। इसी वजह से उसने आगे कहा, आत्मा उम्मीद कर रही थी कि वह फाउंडेशन स्टेज की आत्मा के शरीर पर कब्जा कर ले और खुद को और मजबूत बना ले। लेकिन वह मूर्ख प्राणी साफ तौर पर नहीं समझ पाया था कि इतनी लापरवाह कोशिश के क्या नतीजे होंगे। जरा भी दया दिखाए बिना थियो ने अपनी पकड़ और कस दी। प्रतिशोधी आत्मा तुरंत चकनाचूर हो गई, काली ऊर्जा के टुकड़ों में टूटकर हवा में बिखर गई और पूरी तरह गायब हो गई। काली ऊर्जा धीरे धीरे उसकी हथेली के बीच इकट्ठा होने लगी, जैसे धुआं खींचकर एक ही बिंदु में समा रहा हो। थियो ने शांत स्वर में समझाया कि अगर इस तरह की ऊर्जा को सही तरीके से काबू किया जाए तो इससे अपने शरीर और आध्यात्मिक शक्ति को भी मजबूत किया जा सकता है। संदेशवाहक बड़ी बड़ी आंखों से थियो के हाथ में रखे उस अजीब काले मोती को घूरने लगा। अपनी जिज्ञासा छिपा नहीं पाया और तुरंत पूछ बैठा कि आखिर वो रहस्यमय चीज है क्या। थियो ने उस काले मोती पर हल्की सी फूंक मारी, जैसे उस पर जमी धूल हटा रहा हो। शांत और स्थिर आवाज में उसने बताया कि ये एक ऊर्जा गोला है जो किसी आत्मा के नष्ट होने के बाद स्वाभाविक रूप से बन जाता है। उसने आगे समझाया कि इस दुनिया में आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत पतली और दुर्लभ है, जबकि दुश्मन आत्माओं से पैदा होने वाली ऊर्जा अक्सर दूषित और अस्थिर होती है। लेकिन अगर उसे सही तरीके से शुद्ध कर लिया जाए तो वही ऊर्जा साधना के लिए बहुत काम की बन जाती है। जो स्पिरिट बीस्ट्स फाउंडेशन स्टेज तक पहुंच चुके होते हैं, वे ऐसी शुद्ध ऊर्जा को सोखकर लगातार खुद को मजबूत कर सकते हैं। असल में उन्हें किसी जटिल तकनीक की भी जरूरत नहीं पड़ती, बस नाक से उस ऊर्जा को अंदर लेना ही काफी होता है। शरीर खुद ही उसे परिष्कृत कर लेता है। ये सुनते ही मुर्गे की नाक फड़क उठी। अंदर ही अंदर वह खुश हो गया, सोचते हुए कि जो आत्मा पहले उसे खाने आई थी वही अब खुद उसके लिए भोजन बन गई है। थियो ने आगे बताया कि उसके अपने डायमेंशन के अंदर एक खास प्यूरिफिकेशन पर्ल मौजूद है। उसी मोती की मदद से वह आध्यात्मिक प्राणियों के मरने के बाद बची हुई ऊर्जा को सीधे शुद्ध करके सोख सकता है। ये कहते ही उसके पेट के आसपास हल्की और कोमल रोशनी का एक घेरा उभर आया, जैसे अंदर कुछ प्रतिक्रिया दे रहा हो। थियो हल्का सा हैरान होकर भौहें सिकोड़ने लगा। उसे एहसास हुआ कि उसका स्टोरेज वॉल्ट वैसे नहीं खुल रहा जैसे आम तौर पर खुलता था, और ये उसे काफी अजीब लगा। फिर भी उसने तुरंत खुद को संभाल लिया।
क्योंकि उसके पास एक और प्यूरिफिकेशन पर्ल मौजूद था, इसलिए उसने तय किया कि वह अपने दामाद को दे देगा। संदेशवाहक ने तुरंत आज्ञाकारी ढंग से सिर हिला दिया। साफ था कि थियो जो भी देने वाला है वह उसे स्वीकार करने को तैयार है। थियो ने शांत स्वर में कहा कि वह अपनी चोंच खोल ले। मुर्गे ने तुरंत ऐसा किया। उसकी आंखों में उत्सुकता और उम्मीद चमक रही थी। फिर थियो ने सावधानी से अपना सिर थोड़ा आगे झुकाया, जैसे वह उस कीमती वस्तु को देने की तैयारी कर रहा हो। लेकिन उसी पल फीनिक्स को अचानक बेचैनी होने लगी। थियो की हरकतें देखते हुए वह घबरा गया। उसे लगने लगा कि पूरा मामला कुछ ज्यादा ही अजीब होता जा रहा है। जब थियो उम्मीद से ज्यादा करीब झुका तो छोटा चूजा पूरी तरह घबरा गया। वह जोर से चिल्लाया और सोचने लगा कि क्या सच में शक्ति इसी तरह ट्रांसफर की जाती है। शर्म से लाल होते हुए उसने जल्दी से अपने पंखों से थियो को पीछे धकेल दिया और कहा कि थोड़ा दूरी बनाकर रखे। थियो खुद इस प्रतिक्रिया से सच में उलझन में पड़ गया। उसके हिसाब से फीनिक्स को प्यूरिफिकेशन पर्ल देना तो बस उसे और आसानी से ऊर्जा सोखने और मजबूत बनने में मदद करने वाला था। थोड़ी देर हिचकिचाने के बाद मुर्गा धीरे धीरे शांत होने लगा। उसने खुद को समझाया कि बस एक मोती ही तो दिया जा रहा है, इसमें शर्माने जैसी कोई बात नहीं है। फिर भी उसके पंख अजीब ढंग से थियो के चेहरे पर टिके रहे, जैसे वह उसे सुरक्षित दूरी पर रखने की कोशिश कर रहा हो। हल्का सा शर्माते हुए उसने जल्दी करने को कहा और बोला कि आर्टिफैक्ट जल्दी दे दो। आखिरकार फीनिक्स फिर से शांत हुआ और उसने अपनी चोंच दोबारा खोल दी। प्यूरिफिकेशन पर्ल हल्की नरम रोशनी छोड़ रहा था और हेरल्ड उत्साह में अपनी पूंछ हिलाने लगा। इस बार एहसास बिल्कुल अलग था। ठंडा होने के बजाय वह गर्म और हल्का सा सुखद लगा, हालांकि लगभग बेस्वाद ही था। थियो ने शांत होकर कहा कि ये गर्माहट बस उसके शरीर के तापमान की वजह से है। फीनिक्स को अचानक पूरा मामला थोड़ा अजीब लगने लगा। वह एक अजीब घबराई हुई आवाज निकालकर तुरंत भाग गया। उसके गाल शर्म से जल रहे थे। थियो कुछ पल वहीं खड़ा रहा, जैसे वह अभी और कुछ कहना चाहता हो। लेकिन इससे पहले कि वह समझा पाता, सम्मनिंग की ताकत ने उसे खींच लिया और वापस दूसरी दुनिया में भेज दिया। उधर फीनिक्स को महसूस होने लगा कि उसका पूरा शरीर अंदर से गर्म हो रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे उसे मिली ऊर्जा पहले ही उसके शरीर में घूमने लगी हो और उसकी अपनी शक्ति के साथ मिल रही हो। अपने आप से बड़बड़ाते हुए वह बाहर निकल आया। इस वक्त उसे बिल्कुल नहीं पता था कि उसे कहाँ जाना है या लेवी और जास्पर को कैसे ढूंढना है। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने फैसला किया कि फिलहाल सबसे अच्छा यही होगा कि पहले इस अजीब जगह से दूर चला जाए। अपने पंख फैलाकर संदेशवाहक जल्दी से उस डरावनी जगह से उड़ गया। वह जितना हो सके पहले वाले हंगामे से दूरी बनाना चाहता था, लेकिन उसकी नई जागी हुई शक्ति की गंध हवा में अदृश्य रूप से फैल गई। उस ताकतवर आभा ने आसपास की हर आत्मा को जगा दिया और वे लालच से हवा सूंघते हुए उसके स्रोत का पता लगाने लगे। ज्यादा समय नहीं लगा कि उन्हें स्रोत मिल गया। वह एक फीनिक्स था जो बेहद शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा बिखेर रहा था, एक ऐसी खुशबू जो उन्हें बेहद पौष्टिक लग रही थी। आत्माएं आपस में फुसफुसाने लगीं, उनकी आवाजों में भूख साफ सुनाई दे रही थी। उन्हें यकीन था कि अगर वे इस फीनिक्स को निगल लें तो उनकी ताकत कम से कम 2 पूरे स्तर बढ़ सकती है। उसी पल संदेशवाहक को अचानक अपनी पीठ पर सिहरन-सी महसूस हुई। उलझन में वह सोचने लगा कि अचानक उसे इतनी ठंड क्यों लगने लगी। सावधानी से चारों तरफ देखते हुए उसने जल्दी ही देखा कि भूतों की भीड़ सीधे उसे घूर रही है। उनकी आंखों में लालच साफ दिख रहा था, वे उसे खाने के लिए बेताब थे।
फिर अचानक फीनिक्स ने उल्टी कर दी। आसपास की आत्माएं उलझन में रुक गईं। उन्हें समझ ही नहीं आया कि अभी क्या हुआ। हेरल्ड खुद भी पूरी तरह हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इन प्राणियों की ऊर्जा वैसे क्यों नहीं सोख पा रहा जैसे पहले कर पाता था। इस बीच होंग वायु महाद्वीप में दूर कहीं थियो शांत बैठा ध्यान कर रहा था। वह गहरी उलझन में था, सोच रहा था कि उसका स्टोरेज वॉल्ट अचानक जवाब देना क्यों बंद कर चुका है और खुल ही नहीं रहा। उसके सामने जादुई चक्र धीरे धीरे प्रकट हुआ और स्थिर रोशनी में चमकने लगा। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था, जिससे वह सोचने लगा कि शायद वह वॉल्ट को फिर से खोलने की कोशिश कर सकता है। स्पिरिट प्यूरिफिकेशन पर्ल निगलकर थोड़ी ताकत वापस पाने के बाद उसने जल्दी ही निष्कर्ष निकाला कि समस्या जरूर दूसरी दुनिया से जुड़ी हुई है। उसी समय स्कारलेट फीनिक्स ने देख लिया कि शासक अभी अभी लौटकर आया है। मजाकिया लहजे में उसने पूछा कि क्या रानी ने उसे फिर इतनी जल्दी बाहर निकाल दिया। उन छेड़ने वाले शब्दों ने थियो को अचानक एक पुरानी कहानी याद दिला दी जो उसने कभी अपने भाई को बेवकूफ बनाने के लिए सुनाई थी। तब उसने स्कारलेट फीनिक्स से झूठ कहा था कि वह अंडा दूसरी दुनिया में उसकी प्यारी रानी का दिया हुआ उपहार है। आज भी उसे उस झूठ के लिए थोड़ा अपराध बोध होता था, लेकिन स्कारलेट फीनिक्स शुरू से ही उस पर शक करता था। उसे काफी पहले से लग रहा था कि रानी और रहस्यमयी अंडे वाली कहानी पूरी तरह बनाई हुई है। फिर भी हाल ही में फीनिक्स ने कुछ अजीब नोटिस किया था। क्योंकि थियो अब हर 2-3 दिन में बुला लिया जाता था और तुरंत वापस भी भेज दिया जाता था, इसलिए वह सोचने लगा था कि शायद वह रहस्यमयी रानी सच में मौजूद हो। उसने कहा कि शायद वही रानी है जो थियो को इतनी आसानी से आदेश दे सकती है, जब चाहे उसे बुला लेती है और फिर तुरंत वापस भेज देती है, और थियो कभी गुस्सा भी नहीं होता। ये सुनकर थियो थोड़ा घबरा गया। वह खुद सोचने लगा कि ऐसी स्थिति में क्या उसे सच में गुस्सा होना चाहिए था। फीनिक्स ने आखिरकार आह भरी। साफ था कि वह थियो की भोली उलझन से थक चुका था। उसने कहा कि अगर थियो को जरा भी गुस्सा नहीं आता तो इसका मतलब है कि उस रानी के लिए उसकी भावनाएं बहुत गहरी हैं। थियो ने थोड़ी देर सोचा और अनमने ढंग से मान गया। आखिर जब भी वह उसे देखता है, उसे सच में खुशी महसूस होती है। पास पड़े अंडे की तरफ इशारा करते हुए उसने समझाने की कोशिश की कि वह अंडा असल में उसी का है। लेकिन दुर्भाग्य से सच बताने से पहले ही उसे फिर से बुला लिया गया और वह तुरंत गायब हो गया। स्कारलेट फीनिक्स ने बस नाक सिकोड़ते हुए कहा कि साफ है, थियो पूरी तरह उस रानी के काबू में है। अचानक पास से तेज धमाके की आवाज आई और किसी की घबराई हुई चीख सुनाई दी कि महाराज फिर से गायब हो गए हैं। एक सेवक दौड़ता हुआ आया और तुरंत स्कारलेट फीनिक्स को बताया कि मानव कल्टीवेटर्स फिर से जंगल में घुस आए हैं और स्पिरिट बीस्ट्स का शिकार कर रहे हैं। ये सुनकर दानव ने शांत स्वर में आदेश दिया कि निचले दर्जे के बीस्ट्स ही इस मामले को संभाल लें, क्योंकि उनका राजा अभी मौजूद नहीं है। उसने लापरवाही से ये भी जोड़ दिया कि वे हमलावरों को बता सकते हैं कि इंसानी मांस भी काफी स्वादिष्ट होता है। इस बीच थियो अपने साले के पास फिर से प्रकट हो चुका था, जो डर से चीख रहा था और तुरंत उसकी तरफ भागकर सुरक्षा ढूंढने लगा। संदेशवाहक ने लाचार होकर कहा कि उसे भी ये सब पसंद नहीं है, लेकिन उसके पास सच में कोई और विकल्प नहीं है। सुरक्षा के लिए वह थियो से कसकर चिपक गया और घबराकर उसे पकड़ लिया। थियो बस हल्का मुस्कुराया और शांत होकर कहा कि सब ठीक है, वह मदद करने आ चुका है। फिर थियो ने सिर उठाकर देखा कि दुष्ट आत्माओं की एक विशाल भीड़ उनकी ओर बढ़ रही है। उसने बस एक हाथ उठाया और उन्हें वहीं रोक दिया।
बिना झिझक उसने ग्लेशियर स्केल सक्रिय कर दी और ठंडी बर्फीली लहर छोड़ दी जो तुरंत पूरे इलाके में फैल गई। एक ही पल में सारी आत्माएं वहीं जम गईं। वे सब मिलकर एक विशाल ठोस बर्फ के टुकड़े के अंदर कैद हो गईं। थीको ने उन्हें तीखी और नाखुश नजर से घूरा। उसके चेहरे से साफ जाहिर था कि वह बिल्कुल खुश नहीं था कि उन्होंने इतनी लापरवाही से अचानक हेरल्ड पर हमला कर दिया, वो भी बिना ये सोचे कि इतने खतरनाक अस्तित्व को भड़काने के क्या नतीजे हो सकते हैं। ज्यादा देर नहीं लगी और टकराव खत्म हो गया। युद्धभूमि शांत हो गई, लेकिन मारी गई आत्मा की छोड़ी हुई गाढ़ी काली आभा अब भी धुएं की तरह हवा में तैर रही थी। फीनिक्स बिना हिचकिचाए आगे झुका और लालच से उस तैरती ऊर्जा को सोखने लगा, जैसे लंबे समय बाद उसे कोई बढ़िया भोजन मिला हो। लगभग तुरंत ही उसका मूड अच्छा हो गया। जैसे ही वह ऊर्जा उसके अंदर बहने लगी, उसे साफ महसूस हुआ कि उसके शरीर के अंदर कुछ गहराई में हिल रहा है और जाग रहा है, जैसे कोई सोई हुई शक्ति लंबे समय बाद अंगड़ाई ले रही हो। थीगो ने एक बार फिर उस रहस्यमयी वॉल्ट को खोलने की कोशिश की, पूरा ध्यान लगाकर उसे सक्रिय करने की कोशिश की, लेकिन पहले की तरह इस बार भी कुछ नहीं हुआ। यह नाकामी देखकर वह सोच में पड़ गया और उसके मन में आया कि शायद वजह यह है कि वह सच में पूरी तरह किसी दूसरी दुनिया में आ चुका है। जब ये विचार उसके दिमाग में चल रहे थे, तब न तो उसे और न ही बाकी लोगों को पता चला कि आसपास के जंगल की गहरी परछाइयों से कोई सावधानी भरी आंखें उन्हें चुपचाप देख रही थीं। अचानक उसकी रीढ़ में खतरे का एहसास दौड़ गया। थीगो तुरंत घूम गया और सहज प्रतिक्रिया में तलवार उठाकर पेड़ों की तरफ तान दी। उसकी आवाज सख्त और आदेश भरी थी। उसने कहा कि जो भी वहां छिपा है वह तुरंत बाहर आए। छिपे हुए जीव को शायद इतनी जल्दी पकड़े जाने की उम्मीद नहीं थी। वह घबरा गया, डर के मारे पीछे लड़खड़ा गया और कांपती आवाज में दया की भीख मांगने लगा। हांफते हुए उस छोटे से साये ने जल्दी जल्दी समझाया कि वह कोई भूत या राक्षस नहीं है, वह बस एक बच्चा है। ये कहते ही उसकी ताकत जवाब दे गई और वह डर से कांपते हुए जमीन पर गिर पड़ा। आंसू बहाते हुए लड़के ने हकलाते हुए अपनी कहानी बताई। उसने कहा कि वह पास ही छिपा हुआ था और उसने सब कुछ देखा था जब उन्होंने उन डरावनी आत्माओं को नष्ट किया। उसी समय उसे समझ आया कि संदेशवाहक और उसका अजीब साथी कितने शक्तिशाली हैं, और यह सोच उसके दिल में हैरानी के साथ साथ उम्मीद भी भर गई। जो थोड़ी हिम्मत बची थी उसे जुटाकर लड़का अचानक घुटनों के बल बैठ गया। विनती भरी आंखों से उसने पवित्र मुर्गे और उस पवित्र जीव से अपनी बहन को बचाने की गुहार लगाई। थीरो ने धीरे से अपना सिर घुमाकर फीनिक्स की तरफ देखा। दोनों ने एक लंबी अर्थपूर्ण नजरें मिलाईं, जैसे बिना बोले ही लड़के की बात पर चर्चा कर रहे हों। संदेशवाहक थोड़ी देर झिझका। साफ था कि वह सोच रहा था कि इन इंसानों की मदद करना परेशानी मोल लेने जैसा तो नहीं होगा, लेकिन थियो ने इस फैसले में दखल नहीं दिया। उसने शांत होकर कहा कि फैसला पूरी तरह उसके दामाद पर है। फीनिक्स ने तुरंत तीखे लहजे में जवाब दिया कि उसके हिसाब से किसी अजनबी इंसान को बचाने में बिल्कुल कोई फायदा नहीं है। लेकिन इतनी सख्त बात कहने के बाद भी उसकी नजर बार बार उस लड़के की तरफ चली जाती जो अभी भी जमीन पर रो रहा था। आखिरकार संदेशवाहक ने लंबी सांस ली। अनमने मन से उसने कहा कि वे कम से कम पहले जाकर स्थिति देख तो सकते हैं, फिर फैसला करेंगे। जैसे जैसे सूरज क्षितिज के नीचे डूबा और सांझ की रोशनी फैल गई, उसी समय उस आत्मा के साथ भयंकर लड़ाई छिड़ गई जिसने लड़के की बहन के शरीर पर कब्जा कर लिया था। आत्मा पर जोरदार वार हुआ और वह जमीन पर दूर तक जा गिरी। उसकी तेज दर्दभरी चीखें आसपास की शांति को चीरने लगीं।
थियो ने तुरंत एक तकनीक का इस्तेमाल किया। सावधानी से लड़की की आत्मा को उसके शरीर से अलग किया और उसे हवा में रोक दिया। इसके बाद उसने ग्लेशियर क्षमता से उस आत्मा को जमाने की कोशिश की। आत्मा तुरंत बुरी तरह कांपने लगी, क्योंकि उसे महसूस हुआ कि हड्डियों तक चुभने वाली ठंड उसकी तरफ बढ़ रही है। लेकिन अगले ही पल एक रहस्यमयी शक्ति ने उस जमाने वाली ऊर्जा को दूर धकेल दिया। हमला लगभग तुरंत बिखरकर गायब हो गया। थियो हैरानी से पलकें झपकाने लगा। उसे तुरंत समझ आ गया कि उसकी तकनीक पूरी तरह असफल हो गई है। पास खड़े सभी लोग उलझन भरी नजरों से उसे देखने लगे। किसी को समझ नहीं आया कि अभी क्या हुआ। खुद आत्मा भी हैरान थी। ठंडी शक्ति गायब हो चुकी थी, लेकिन वह अभी भी जिंदा और सुरक्षित थी। तभी अचानक थियो के दिमाग में एक नया विचार आया। समय बर्बाद किए बिना उसने फिर कोशिश की। इस बार उसने बर्फ की एक तेज धार बनाई और उसे आत्मा की तरफ भेज दिया। लेकिन नतीजा उतना ही अजीब था। बर्फ की वह धार लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही हवा में रुक गई, आत्मा से ग्रस्त लड़की से बस 1 सेंटीमीटर दूर। धीरे धीरे थियो को इस अजीब नियम का अंदाजा होने लगा। न तो आइस फैन और न ही उसकी दूसरी तकनीकें यहां ठीक से काम कर रही थीं। गुस्से से भरी आत्मा ने जोरदार गर्जना की। उसने चिल्लाकर कहा कि वह एरंक ईविल स्पिरिट है और उसे किसी कमजोर लक्ष्य की तरह ट्रीट किया जाना वह बर्दाश्त नहीं करेगी। गुस्से में वह हमला करने के लिए झपटी और चिल्लाई कि इंसान भूतों के मामलों में दखल दे रहे हैं। भूत के चेहरे पर एक टेढ़ी और डरावनी मुस्कान फैल गई। साफ था कि वह इस अपमान को यूं ही जाने नहीं देगी। लेकिन आत्मा कुछ कर पाती उससे पहले ही एक लंबा भाला अचानक आगे बढ़ा और सीधे उसके शरीर को भेद गया। उसे प्रतिक्रिया करने का मौका भी नहीं मिला। वार इतना ताकतवर था कि वह जोर से पीछे उछल गई। उसका रूप कांपने लगा और झिलमिलाने लगा। कुछ ही पल बाद आत्मा पूरी तरह हवा में घुल गई और पीछे सिर्फ काली ऊर्जा का एक गुच्छा रह गया। दोनों बच्चे तुरंत दौड़कर आगे आए और बार बार अपने रक्षकों का धन्यवाद करने लगे कि उन्होंने लड़की को बचाया और उस डरावनी आत्मा को खत्म कर दिया। थोड़ा शांत होने के बाद बच्चों ने झिझकते हुए बताया कि पास के गांव में और भी लोग हैं जिन पर भूतों ने कब्जा कर लिया है, और उन्होंने घबराते हुए पूछा कि क्या उन्हें भी मदद मिल सकती है। यह सुनकर संदेशवाहक ने गर्व से अपनी पीठ सीधी की और एक नाटकीय अंदाज में खड़ा हो गया। मुस्कुराते हुए उसने कहा कि उनकी दयनीय हालत देखकर उसका दिल पिघल गया है, इसलिए वह एक बार और मदद करेगा। लेकिन थियो ने तुरंत उसे रोक दिया। उसने साफ कहा कि उनके पास समय नहीं है और बस यही अंतिम फैसला है। इतना कहकर वह मुड़ा और अपने साले को साथ चलने के लिए बुलाया। दोनों वहां से जाने लगे और बच्चों को पीछे छोड़ दिया। बच्चे रोते हुए उन्हें पुकारने लगे, उन्हें अपना उद्धारकर्ता और आखिरी उम्मीद बताते हुए विनती करने लगे कि उन्हें छोड़कर न जाएं। उनकी गुहार सुनने के बावजूद थियो आगे बढ़ता रहा और फीनिक्स को साथ ले गया। फिर भी फीनिक्स बार बार पीछे मुड़कर बच्चों की तरफ देखता रहा। उसके चेहरे पर साफ पछतावा था। संदेशवाहक को यह फैसला बिल्कुल समझ नहीं आया। उलझन में उसने पूछा कि जब थियो पहले हमेशा लोगों के साथ इतना अच्छा व्यवहार करता था, तो अब मदद करने से क्यों मना कर रहा है। थियो रुक गया और धीरे से जवाब दिया। उसने कहा कि अब से उन्हें इस दुनिया के प्राणियों के साथ जितना हो सके कम संपर्क रखना होगा, खासकर राक्षसों के साथ। उसने संदेशवाहक को याद दिलाया कि अभी थोड़ी देर पहले आत्मा की ऊर्जा सोखने के बाद फीनिक्स साफ तौर पर ज्यादा ताकतवर हो गया था।
यह साबित करने के लिए संदेशवाहक तुरंत उत्साह में अपना शरीर मोड़ने लगा और बोला कि उसे सच में अपने अंदर ताकत की जबरदस्त लहर महसूस हो रही है। थीगो ने आगे समझाया कि फीनिक्स सिर्फ मजबूत ही नहीं हुआ है, उसे नई क्षमताएं भी मिल गई हैं। जिज्ञासु होकर संदेशवाहक ने गहरी सांस ली और अचानक ऊपर शांति से उड़ रहे एक छोटे पक्षी की तरफ ठंडी हवा की धार छोड़ दी। पक्षी तुरंत बर्फ में जम गया और पत्थर की तरह आसमान से गिर पड़ा। थियो हैरान रह गया और तुरंत फीनिक्स की तारीफ की कि अब वह फ्रीजिंग ब्रेथ छोड़ सकता है। लेकिन अगले ही पल बर्फ टूटकर पिघल गई। पक्षी को होश आ गया और वह घबराकर पंख फड़फड़ाने लगा। जल्दी से उड़ते हुए वह गुस्से से उन्हें घूरता हुआ चला गया और दोनों जानवर वहीं खड़े थोड़े शर्मिंदा और निराश महसूस करने लगे। सोचने के बाद थियो ने शांत स्वर में निष्कर्ष निकाला कि फ्रीजिंग सील सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही काम करता है। उसने समझाया कि इस दुनिया के नियम उसकी शक्तियों को सीमित कर रहे हैं। असल में ऐसा लग रहा था कि कोई भी तकनीक बस एक बार ही सही से इस्तेमाल की जा सकती है, उसके बाद खुद दुनिया ही उसे दोबारा काम करने से रोक देती है। यह सुनते ही संदेशवाहक के चेहरे पर घबराहट फैल गई। उसे तुरंत खतरा समझ आ गया। अगर वे लगातार शक्तिशाली आत्माओं से लड़ते रहे तो थियो की तकनीकें धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी और आखिर में वह उसे बचा भी नहीं पाएगा। तभी फीनिक्स को आखिर समझ आया कि इतना दयालु और निस्वार्थ दानव अब हर मिलने वाले को बचाने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा। थियो ने अपना लक्ष्य साफ कर दिया। उसकी पहली प्राथमिकता अपने साले की रक्षा करना और जल्दी से लेवी और जास्पर को ढूंढना है ताकि फीनिक्स को उसकी असली दुनिया में वापस भेजा जा सके। लेकिन ये कहते हुए युवक ने धीरे धीरे चारों तरफ गंभीर नजर से देखा। उनके आसपास और ज्यादा आत्माएं चुपचाप इकट्ठी होने लगी थीं। उसने एक और गंभीर समस्या की ओर इशारा किया। क्योंकि फीनिक्स एक स्पिरिचुअल बीस्ट है, उसकी खास ऊर्जा हवा में फैली तेज खुशबू की तरह आत्माओं को आकर्षित करती है। इस बीच कहीं और मुख्य पात्र को नया उपकरण दिया जा रहा था। वह उपकरण एक छोटा सा कैमरा था जो एक ईयररिंग से भी छोटा था और उसे इस तरह बनाया गया था कि वह सब कुछ सीधे फर्स्ट पर्सन नजर से रिकॉर्ड और प्रसारित कर सके। कमांडर ने शांत स्वर में समझाया कि यह लाइव प्रसारण जरूरी है ताकि लोग अपनी आंखों से स्पिरिट हंटिंग के असली दृश्य देख सकें। क्योंकि इस मिशन में सेंसर्स इस्तेमाल नहीं किए जाने थे, इसलिए स्क्वाड के डिप्टी कैप्टन एथन को एक अलग जिम्मेदारी दी गई। उसे सीधे मैदान में जाकर मदद करने के लिए भेजा गया और खास तौर पर कहा गया कि वह लेवी के पास ही रहे और पूरे ऑपरेशन के दौरान उसके साथ बना रहे। लेकिन कमांडर ने अपनी चिंता छिपाई नहीं। एथन के जाने से पहले उसने सावधानी से चेतावनी दी कि उस टुकड़ी की असली लड़ाई क्षमता के बारे में उनकी सारी जानकारी सिर्फ मौखिक रिपोर्टों पर आधारित है, किसी भरोसेमंद सेंसर डेटा या रिकॉर्डेड सबूत पर नहीं। हल्की उदासी के साथ कमांडर ने यह भी कहा कि अगर हालात खराब हो गए तो एथन को अफसोस हो सकता है कि उसने इतनी खतरनाक मिशन पर निकलने से पहले वसीयत नहीं लिखी। लेकिन एथन ने बस सिर हिलाकर शांत तरीके से मना कर दिया। उसने कहा कि जब वह पहली बार इस स्क्वाड में शामिल हुआ था तभी उसने इस मकसद के लिए अपनी जान देने की संभावना स्वीकार कर ली थी और वह पहले ही अपने परिवार के साथ सब कुछ तय कर चुका है। ये सुनकर कमांडर गर्व से मुस्कुराया। उसने आगे बढ़कर एथन के कंधे पर मजबूती से हाथ रखा और उसकी तारीफ करते हुए कहा कि वह सच में भरोसेमंद नौजवान है। उस छोटे से पल के बाद कमांडर ने पूरी टीम को इकट्ठा किया और उनकी पहली आधिकारिक मिशन की घोषणा की, एक ए रैंक ईविल स्पिरिट का खात्मा। उनका लक्ष्य था कुख्यात भूत जिसे बुचर कहा जाता था।
सबको सुरक्षित लौटने की शुभकामना देकर कमांडर ने देखा कि लड़के आखिरकार अपने खतरनाक मिशन के लिए रवाना हो गए। कुछ ही देर बाद गोस्ट हंटर्स की टीम एक जर्जर और छोड़े हुए घर के सामने आकर खड़ी हो गई। ब्यूरो के पुराने रिकॉर्ड के मुताबिक यह खंडहर कभी बुचर का घर हुआ करता था। एथन ने तुरंत उंगलियों से अपनी नाक ढक ली। घर से निकलती बदबू बर्दाश्त के बाहर थी। सड़ी हुई लाशों की गंध हवा में तैर रही थी, जो उस राक्षस की भयानक बदनामी से बिल्कुल मेल खाती थी। लेवी ने आंखें सिकोड़कर जैस्पर की तरफ देखा। हल्का सा भौहें चढ़ाकर उसने धीरे से पूछा कि क्या सच में उस इमारत के अंदर कोई भूत छिपा है। जैस्पर ने सहज ही लेवी की बाह पकड़ ली और उसे कसकर थाम लिया। उसका शरीर कांप रहा था और उसने हकलाती आवाज में कहा कि उसे पास ही ताजे खून की गंध साफ महसूस हो रही है। इस आत्मा ने पहले ही अनगिनत लोगों को खा लिया था। फिर भी लेवी शांत रहा और जैस्पर को भरोसा दिलाते हुए बोला कि डरने की कोई वजह नहीं है। उसी समय एथन से जुड़ा कैमरा सक्रिय हो गया और लाइव सिग्नल भेजने लगा। मुख्यालय में बैठे पर्यवेक्षकों को तुरंत पुष्टि मिल गई कि एक्सटर्मिनेशन स्क्वाड लक्ष्य क्षेत्र में पहुंच चुकी है। कमांडर ने तुरंत आदेश दिया कि मिशन के दौरान होने वाली हर चीज पर लगातार नजर रखी जाए। इस बीच टीम का मुख्य योद्धा लेवी अपने दोनों साथियों के साथ उस खंडहर घर के अंदर चला गया और धीरे धीरे अंधेरे और टूटे हुए अंदरूनी हिस्से में आगे बढ़ने लगा। अचानक जैस्पर वहीं जम गया। उसे महसूस हुआ कि एक डरावनी आभा तेजी से उनकी तरफ बढ़ रही है। उसने सहज ही हाथ उठाकर बगल के गलियारे की तरफ इशारा किया। उधर से कदमों की आवाज गूंजने लगी, हर सेकंड के साथ और तेज और पास आती हुई। तीनों तुरंत रुक गए क्योंकि उन्हें महसूस हो गया था कि कुछ बेहद डरावना उनकी तरफ आ रहा है। मुख्यालय में स्क्रीन के जरिए देख रहे लोग भी इस तनाव भरे पल के गवाह बन रहे थे। इसके बाद जो दिखाई दिया वह बेहद डरावना था। छत से कई कटफटे शव लटक रहे थे जो धीरे धीरे हवा में झूल रहे थे। साफ था कि ये कभी एक्सटर्मिनेशन स्क्वाड के ही पुराने सदस्य रहे होंगे। सड़न की भयानक बदबू कमरे में इतनी भर गई थी कि देखने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। एथन आखिर अपना संयम खो बैठा। उस घिनौने दृश्य को और सहन न कर पाने पर वह झुक गया और वहीं उल्टी कर दी। जैस्पर फिर से लेवी से कसकर चिपक गया। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसने फुसफुसाकर कहा कि वह शुरू से सही था, यह राक्षस सच में बहुत लोगों को खा चुका है। अगले ही पल एक विशाल हथेली डरावनी ताकत से नीचे गिरी। मोटे पेट वाला भूत धीरे धीरे सामने आया, जैसे अपने नए शिकार का आनंद लेने वाला हो। मुख्यालय में बैठे लोग भी स्क्रीन के पार से भारी दबाव महसूस करने लगे। कमरे में डर फैल गया क्योंकि सब समझ गए कि उनके सामने वही खतरनाक बुचर खड़ा है। डर के बावजूद जैस्पर खुद को रोक नहीं पाया। उस गोल सिर वाले राक्षस को देखकर उसने ताना मारा कि यह तो बिल्कुल उस रबर की गेंद जैसा दिखता है जिसका जिक्र डायरेक्टर ने किया था। दुष्ट आत्मा ने शैतानी मुस्कान के साथ कहा कि उसे एक्सटर्मिनेशन स्क्वाड के सदस्यों को खाना सबसे ज्यादा पसंद है, खासकर जवान और ताकतवर लोगों को। कमांड सेंटर में भारी सन्नाटा छा गया। सभी समझ गए कि इससे पहले भेजे गए कई ताकतवर योद्धा इसी राक्षस का खाना बन चुके हैं। बुचर गर्व से मांस के टुकड़े फाड़कर ऐसे खा रहा था जैसे कोई लजीज दावत हो और साथ ही ब्यूरो का मजाक उड़ा रहा था कि वे अब भी उसके पीछे शिकारी भेजने की हिम्मत रखते हैं। फिर अचानक बिजली की तरह तेज एक किक सीधे राक्षस के सिर पर जा लगी। लेवी का हमला तेज, साफ और बेहद सटीक था। उस वार से बुचर का सिर तुरंत उसके शरीर से अलग हो गया और उड़ता हुआ जाकर दीवार से जोर से टकराया। यह दृश्य देखकर हर कोई दंग रह गया।
यकीन करना मुश्किल था कि कप्तान ने एक ही वार में ए रैंक आत्मा का सिर काट दिया। लेकिन इतने भयानक वार के बाद भी कटा हुआ सिर होश में था और ऐसे झपक रहा था जैसे कुछ हुआ ही न हो। भूत घमंड से हंसा और बोला कि सिर्फ ऐसी ताकत से उसे कभी खत्म नहीं किया जा सकता। लेकिन लेवी ने अजीब तरीका अपनाया। उसने उस सिर को बार बार किक मारकर दीवार से दीवार तक उछालना शुरू कर दिया, जैसे कोई अजीब खेल चल रहा हो। देखने वाले तय ही नहीं कर पा रहे थे कि डरें या हैरान हो। एथन अविश्वास से देख रहा था, क्योंकि कप्तान सच में बुचर के सिर को खिलौने की तरह इस्तेमाल कर रहा था। मुख्यालय में बैठे लोग भी स्क्रीन पर दिख रही चीज को समझने की कोशिश कर रहे थे। आखिर लेवी रुक गया और लापरवाही से जास्पर की तरफ मुड़ा। उबे हुए अंदाज में उसने कहा कि यह गेंद ज्यादा मजेदार नहीं है, और जास्पर ने तुरंत सुझाव दिया कि इसे जला देना चाहिए। भूत का सिर गुस्से से चिल्लाया। उसे समझ ही नहीं आया कि वे आखिर क्या जलाने की बात कर रहे हैं। वह अब भी कह रहा था कि इंसानों के पास उसे खत्म करने की कोई ताकत नहीं है। तभी हवा में हरे रंग की एक छोटी सी आग की गेंद उभरी। पहली नजर में वह साधारण लग रही थी, लेकिन उससे निकलती गर्मी डर पैदा कर रही थी। भूत को अचानक मौत का खतरा महसूस हुआ और वह भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हरी आग ने बुचर को पूरी तरह घेर लिया और वह जलते हुए भयानक चीखें मारने लगा। थोड़ा दूर खड़ा एथन पूरे दृश्य को कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा था और उसने नोट किया कि यह भूत कैप्टन लेवी की आग से बेहद डर रहा था। यह देखकर कमांडर को तुरंत एक अहम बात समझ आ गई। लेवी के पास एक दुर्लभ क्षमता है और उसकी आग आत्माओं पर बेहद शक्तिशाली दबाव डालती है। कमांडर के लिए यह खोज उम्मीद की किरण जैसी थी। 50 साल से इंसान आत्माओं के अत्याचार में जी रहे थे और इतने समय में ऐसी शक्ति वाला कोई नहीं मिला था। इन दशकों में इंसानियत 11 शहर खो चुकी थी, जिनमें हर शहर में 10 लाख से ज्यादा लोग रहते थे। डर और मौत रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुके थे। हर 5 लोगों में से एक मर चुका था और लाखों लोग निराश होकर खुद अपनी जान ले चुके थे। आज भी पूरी दुनिया में आत्महत्या की दर बहुत ज्यादा है, क्योंकि इंसान अब भी शक्तिशाली भूतों के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। कमजोर आत्माओं को मेहनत से खत्म किया जा सकता है, लेकिन एक ए रैंक आत्मा को मारने के लिए अक्सर सैकड़ों एलीट योद्धाओं की जरूरत पड़ती है। जहां तक एस रैंक आत्माओं का सवाल है, उनकी ताकत इतनी भयानक है कि पूरे शहर तबाह होकर प्रतिबंधित क्षेत्र बन चुके हैं। और अब पहली बार एक ऐसा इंसान सामने आया था जो अकेले ही एक ए रैंक आत्मा को हरा सकता है। कमांडर तुरंत समझ गया कि इसका मतलब कितना बड़ा है। यह नायक शायद उन सभी वर्षों के संघर्ष का नतीजा हो सकता है। जो लोग अब तक किसी तरह जिंदा बचे हुए हैं, उनके लिए लेवी जैसे इंसान वही सहारा है जिसका वे लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। कुछ ही देर बाद एक्सटर्मिनेशन स्क्वाड के ऑफिस में पुष्टि आ गई कि बुचर के अवशेष ट्रांसफर कर दिए गए हैं। पहला मिशन आधिकारिक रूप से पूरा घोषित कर दिया गया। कमांडर अपनी खुशी छिपा नहीं पाया। उसने तुरंत स्क्वाड से संपर्क करने का आदेश दिया और कहा कि थोड़ी तैयारी के बाद वे अगला मिशन शुरू करेंगे। उनका अगला लक्ष्य पहले ही तय हो चुका था, शहर के रिकॉर्ड में दर्ज तीसरी ए रैंक आत्मा, जिसे ओल्ड वुमन कहा जाता है। इस भूत की गर्दन अस्वाभाविक रूप से लंबी थी। डरावनी आवाज में वह बुदबुदाई कि फिर से कुछ जवान मेहमान बूढ़ी औरत से मिलने आए हैं और वह अपने अगले भोजन का इंतजार कर रही है। ऑब्जर्वेशन सेंटर में विश्लेषक तुरंत स्थिति का अध्ययन करने लगे। रिकॉर्ड के अनुसार इस आत्मा की गति बेहद तेज है।
असल में पहले एक ए रैंक फाइटर उसके साथ मुठभेड़ में बिना एक भी वार किए मारा जा चुका था। ओल्ड वुमन हवा के तेज झोंके की तरह चलती थी, इतनी तेजी से प्रकट और गायब होती कि इंसानी आंखें उसकी हरकतों को ठीक से पकड़ ही नहीं पाती थीं। बिना किसी चेतावनी के आत्मा अचानक झपट पड़ी और डरावनी तेजी से सीधे लेवी और उसके साथियों की ओर दौड़ी। लेकिन इस अचानक हमले के बावजूद नायक बिल्कुल घबराया नहीं। लेवी वहीं खड़ा रहा, शांत और स्थिर, जैसे उसे पहले से ही इस चाल का अंदाजा हो। अगले ही पल लेवी आगे बढ़ा और सीधा भूत के चेहरे पर जोरदार मुक्का दे मारा। वार इतना तेज और ताकतवर था कि ऐसा लगा जैसे हवा भी कांप उठी हो। उस टक्कर से प्राणी पीछे की ओर उड़ गया। उसका शरीर जोरदार धमाके के साथ दीवार से टकराया और पूरा कमरा हिल उठा, जबकि धूल और मलबा फर्श पर बिखर गया। यह दृश्य देखकर हर कोई स्तब्ध रह गया। लेवी की जबरदस्त ताकत इतनी चौंकाने वाली थी कि अनुभवी पर्यवेक्षक भी यकीन नहीं कर पा रहे थे कि उन्होंने अभी क्या देखा है। वार खाने के बाद आत्मा का सारा घमंड तुरंत गायब हो गया। दयनीय आवाज में वह लेवी से गुहार लगाने लगी कि वह उसे मारना बंद कर दे, खासकर उससे विनती करने लगी कि उसके चेहरे पर दोबारा वार न करे। लेकिन लेवी के रुकने का कोई इरादा नहीं था। उसने आराम से भूत को एक पैर से पकड़ लिया और उसे ऐसे घुमाने लगा जैसे उसका वजन कुछ भी न हो। बूढ़ी औरत जोर जोर से चीखने लगी, जबकि उसका शरीर हवा में बेबस घूम रहा था। उसी समय लेवी ने अपनी आग बुला ली। जैसे ही लपटें प्रकट हुईं, दुष्ट आत्मा का डर कई गुना बढ़ गया। वह बुरी तरह कांपने लगी और गर्मी बढ़ने के साथ डर से दया की भीख मांगने लगी। मुख्यालय से यह सब देख रहे कमांडर को धीरे धीरे एक असाधारण बात समझ आई। लेवी के पास सच में ऐसी क्षमताएं थीं जो सामान्य मानकों से लगभग असंभव लगती थीं। कुछ ही देर में एक्सटर्मिनेशन ऑपरेशन खत्म हो गया। ए रैंक आत्मा नष्ट हो गई और मुख्यालय में फैला तनाव अचानक बदलने लगा। कमरे में राहत और उत्साह फैल गया। जो लोग बेचैनी से लड़ाई देख रहे थे, उन्होंने आखिर राहत की सांस ली। कमांडर ने तुरंत मुड़कर आदेश दिया कि ए रैंक आत्माओं के विनाश से जुड़ी सारी वीडियो रिकॉर्डिंग और युद्ध डेटा इकट्ठा किया जाए। थोड़ी देर बाद उसने मुख्यालय के नेतृत्व दल को इकट्ठा किया और मिशन के दौरान हुई हर घटना की विस्तृत रिपोर्ट दी। उसके हाथ में आधिकारिक रिकॉर्ड थे जो एक अविश्वसनीय नतीजे की पुष्टि कर रहे थे। शहर के अभिलेखों में दर्ज आखिरी ए रैंक ईविल स्पिरिट को भी खत्म कर दिया गया था। उसने भरोसे के साथ कहा कि जब कमांडर इन चीफ इन सभी सामग्रियों को देखेगा तो वह स्क्वाड की असली लड़ाई क्षमता का सही मूल्यांकन कर सकेगा। कमांडर इन चीफ ने माना कि यह खबर उसे बहुत खुश कर रही है, लेकिन उसने एक गंभीर चिंता भी जताई। अगर लाइव प्रसारण के दौरान सैनिक मारे गए तो जनता के बीच डर और भी बढ़ सकता है। कमांडर ने तुरंत इस चिंता का विरोध किया। उसने दृढ़ता से कहा कि यह स्क्वाड पहले ही 4 ए रैंक आत्माओं को पूरी तरह अपने दम पर खत्म कर चुका है। उसने यह भी जोर देकर कहा कि देश को अभी उम्मीद की सख्त जरूरत है, ऐसी उम्मीद जिसे लोग अपनी आंखों से देख सकें, सिर्फ रिपोर्ट में पढ़कर नहीं। फिर भी कमांडर इन चीफ ने एक सुरक्षित विकल्प सुझाया। उसने कहा कि लाइव प्रसारण की बजाय सावधानी से तैयार की गई रिकॉर्डिंग ही प्रसारित की जाए। लेकिन कमांडर अपने फैसले पर अडिग रहा। उसने समझाया कि रिकॉर्डिंग जरूर जारी की जाएगी, लेकिन लाइव प्रसारण भी जरूरी है। उसके मुताबिक रिकॉर्डेड वीडियो को हमेशा नकली या एडिट किया हुआ कहा जा सकता है, लेकिन लाइव प्रसारण सभी शक दूर कर देगा और जनता को सच्चाई दिखा देगा। आखिर में उसने सबको भरोसा दिलाया कि यह पल इंसानियत के भविष्य के लिए एक बड़ा मोड़ साबित हो सकता है।
अपने जज्बात रोक न पाकर कमांडर ने मेज पर जोर से हाथ मारा। भावुक आवाज में उसने कहा कि उसे इन योद्धाओं और उनकी ताकत पर पूरा भरोसा है कि वे इंसानियत को फिर उम्मीद दे सकते हैं। कमांडर इन चीफ कुछ देर तक चुप रहा। फिर हल्की मुस्कान के साथ उसने मजाक में कहा कि शायद उसे सैनिक की जगह एक वक्ता होना चाहिए था। उसने दोस्ताना अंदाज में कमांडर के कंधे पर हाथ रखा और हंसते हुए पूछा कि क्या इसी तरह की प्रभावशाली बातों की वजह से उसे यह पद मिला है। सब कुछ ध्यान से सोचने के बाद उसने आखिर इस योजना को मंजूरी दे दी। उधर शहर में कहीं एक आदमी अपने अपार्टमेंट में आराम से कंप्यूटर के सामने बैठा खाना खाते हुए ऑनलाइन फीड स्क्रॉल कर रहा था। पोस्ट देखते देखते उसकी नज़र अचानक एक नए लाइव स्ट्रीम पर टिक गई जो तेजी से लोकप्रिय हो रहा था। वह चौंककर स्क्रीन के पास झुक गया और अपने चश्मे ठीक किए। जब उसे पता चला कि यह प्रसारण चीन के स्पिरिट फाइटर मुख्यालय से हो रहा है तो वह समझ ही नहीं पाया कि आखिर चल क्या रहा है। उसे साफ याद था कि जब से यह ब्यूरो बना है तब से उसके योद्धाओं की मृत्यु दर डरावनी 60-65% तक पहुंच चुकी है। इसी इतिहास की वजह से उसे यह विचार बिल्कुल पागलपन लगा कि संगठन अचानक लाइव प्रसारण शुरू कर दे। उसे लगा जैसे वे लोगों को असली हॉरर फिल्म दिखाने वाले हैं। किसी दूसरी जगह एक युवा लड़की कंबल में लिपटी घबराई हुई अपनी स्क्रीन देख रही थी। वह सोच रही थी कि क्या कोई सच में इस प्रसारण को देखने की हिम्मत करेगा। लाइव खूनखराबा देखने का ख्याल ही उसे परेशान कर रहा था। जैसे जैसे खबर फैली इंटरनेट पर बहस छिड़ गई। कई लोग अनुमान लगाने लगे कि शायद मुख्यालय जानबूझकर दर्शकों को स्पिरिट फाइटर्स की भयानक मौत दिखाने वाला है। डर और उदासी लोगों में फैल गई। लोग एक दूसरे को दिलासा देने लगे कि जिंदगी में पहले से ही काफी डर है, ऐसी चीजें देखने की जरूरत नहीं। यहाँ तक कि जिन लोगों ने पहले से प्रसारण के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब किया था वे भी आधिकारिक घोषणा के बाद बेचैन हो गए। लेकिन कमांडर ने पहले ही स्टाफ को भरोसा दिला दिया था। उसने याद दिलाया कि ताकत के मामले में इंसान हमेशा आत्माओं से कमजोर रहे हैं। जिन लोगों ने पहले लेवी को लड़ते देखा था जब उसने ए रैंक आत्माओं को आसानी से हराया था वे चुप रहे क्योंकि उन्हें वह दृश्य अब भी याद था। जल्द ही इंटरनेट पर नई चर्चाएं शुरू हो गईं। कुछ लोगों ने कहा कि इस यूनिट की आधिकारिक लड़ाई रेटिंग को फिर से तय करना चाहिए। आखिर अगर एक ही स्क्वाड लगातार 4 ए रैंक आत्माओं को खत्म कर सकता है तो उसकी रेटिंग भी कम से कम ए रैंक होनी चाहिए। कुछ लोग सीधे कप्तान पर ध्यान देने लगे। उन्होंने लेवी की अद्भुत ताकत देखी और सोचने लगे कि शायद वह एस रैंक फाइटर के योग्य हो सकता है। कमांडर ने इन विचारों पर ध्यान से सोचकर फिलहाल स्क्वाड को अस्थायी रूप से ए लेवल रेटिंग देने का फैसला किया। लेकिन साफ था कि उसके दिमाग में लेवी की टीम की असली ताकत दिखाने के लिए एक बड़ा प्लान है। अगर वे चीन के अभिलेखों में दर्ज हर ए रैंक आत्मा को खत्म कर देते हैं तो स्क्वाड को आधिकारिक तौर पर एस रैंक बनाया जा सकता है। काफी देर सोचने के बाद नेतृत्व ने आखिर इस प्रस्ताव को मंजूर कर लिया। कुछ ही देर बाद अनगिनत स्क्रीन पर एक नई सूचना दिखाई दी। चीन के स्पिरिट फाइटर मुख्यालय का आधिकारिक लाइव प्रसारण 3 घंटे में शुरू होगा।